हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम अपडेट लेके आ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में जिसके फॉर्म निकल चुके हैं। स्पेशली हरियाणा के बारे में बात करूं तो इसका ज्यादा लंबे टाइम से इंतजार किया गया था। बीच में जो है कुछ इलेक्शन का दौर आया था तो उस वजह से थोड़ा और डिले हो गया। हालांकि एग्जाम पिछले साल ही कंडक्ट हो जाना चाहिए था। चलो देर आए दुरुस्त आए। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं हरियाणा सीईटी के बारे में। वैसे तो ये हरियाणा सीईटी कंडक्ट किया जाता है आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। अब क्योंकि आप लोग ये जानते हो कि फार्मेसी का जो एग्जाम है, फार्मासिस्ट एग्जाम, फार्मेसी ऑफिसर का जो एग्जाम है वो आपका हरियाणा सीईटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसलिए आपके लिए हरियाणा जितने भी रेजिडेंशियल जितने भी लोग हैं हरियाणा के रहने वाले हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हरियाणा में फार्मासिस्ट की जॉब के लिए आपको हरियाणा सीईटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ना सिर्फ हरियाणा के लिए, अगर आप बाहर से भी हो, अदर स्टेट से हो, ठीक है, वो बात अलग है कि आपको रिजर्वेशन वो चीजें नहीं मिलती हैं जो आपको हरियाणा वालों को मिलती है, लेकिन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हम फार्मेसी ओरिएंटेड वीडियो बनाते हैं तो इसलिए हरियाणा सीईटी को कवर करना भी जरूरी है। अब सिर्फ क्योंकि ये हरियाणा सीईटी का तो सिर्फ हम फार्मेसी के बारे में बात नहीं करेंगे। जितनी भी पोस्ट है उन सबके लिए जिसके लिए कंडक्ट किया जा रहा है हरियाणा सीईटी, वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं, आप सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से। हालांकि मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज आप कहां पे चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो सीईटी, दैट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप कितने एलिजिबल हो मेन एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए ये कब आया था आपका, ये आपका शायद 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आज 29 है, 26 से 25 को नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है। हालांकि इसके फॉर्म भरने कल से स्टार्ट हुए, 28 मई से इसके जो है फॉर्म जो है स्टार्ट हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि आपको स्पेसिफिकली किसी चीज की भी जानकारी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है, स्पेसिफिकली किसी भी पॉइंट पे जाना है तो आप इसको रेफर कर सकते हो। यहाँ पे इसमें सारी चीजें दी गई, जैसे चैप्टर 1 में क्या आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी हैं वो सीरियल नंबर 1 में उन्होंने मेंशन कर दिया। ठीक है, चैप्टर 3 में आप देख सकते हो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसका। ठीक है, कितने मार्क्स लेके आओगे तो ही आप क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 4 में आपका एज क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन है। चैप्टर 5 में आपका रिजर्वेशन है, बीसीए, बीसीबी या ओबीसी, ओबीसी तो नहीं, हरियाणा में बीसीए बीसीबी चलता है। और इसके अलावा एससी एसटी अगर आप या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, उन सब के बारे में उन्होंने बात की है। ठीक है, चैप्टर 6 में आपका असिस्टेंट टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है या उनके लिए क्या क्या अलग से रिलैक्सेशन है, उन सब के बारे में बात की चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 में बात की आपकी एप्लीकेशन फी की। ठीक है, कितनी आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। चैप्टर 8 में इंस्ट्रक्शन है, कौन कौन सी आपको जरूरत चीजों का ध्यान रखना है। चैप्टर 9 में आपके डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी चाहिए। तो फॉर्म फिल करने से पहले सबसे पहले आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार गो थ्रू करें, पढ़ ले इसको। ठीक है, ताकि आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सके। हालांकि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता ही दूंगा जो जरूरी है। चैप्टर 10 में आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन और उसके अलावा जितनी बची कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपकी जरूरी हो सकती है जानने के लिए आप चैप्टर 11 में चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कुछ इनएक्सर्स है जिसमें आपका सर्टिफिकेट्स के बारे में वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका सिलेबस के बारे में जानना। ठीक है, तो सिलेबस की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो अपेंडिक्स सी में। ठीक है, ये रहा आपका डिटेल सिलेबस। ये भी मैं आपको जो एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में आगे चल के, किस किस बातों का ध्यान रखना, कौन कौन सा हमारा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है। जैसे मैंने बताया था डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या रहा है इसका, 26 मई। ठीक है, 26 मई को डेट हमारा ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। ओपनिंग डेट क्या रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की, 28। कल से स्टार्ट हो चुका है। आज जैसे मैं 29 को वीडियो बनाऊं तो 28 मई से जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है 12 जून। खास ध्यान रखना इस चीज का, ज्यादा दिन नहीं दिए गए आपको, सिर्फ 15 दिन दिए गए हैं। तो 12 जून आपका जो है लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की। उसके बाद है क्लोजिंग डेट फॉर डिपोजिशन ऑफ फीस। फीस आप कब तक डिपॉजिट कर सकते हो, तो जिस दिन आपका जो फॉर्म फिल करने की डेट है, मतलब लास्ट डेट है, उसके 2 दिन बाद तक आप जो है अपनी फीस सबमिट कर सकते हो। दैट इज 14 जून तक आप लोग अपनी फीस सबमिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया कि आपके जो बीसीए बीसीबी के सर्टिफिकेट है वो कौन सी डेट्स के होने चाहिए। इन्होंने पहले मेंशन कर दिया है कि वो आपके 1/4/2025, 1 अप्रैल से द इशूड ऑन और आफ्टर और बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद के ही होने चाहिए आपकी इशू, यानी कि आपको फ्रेशली बनवाया अप्रैल या मई के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए वो। ठीक है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये आपका बता रहा है ईएसएम के बारे में, तो ये आपका कब होना चाहिए, कब रिन्यू होना चाहिए, या फिर उसके बाद 13 जून इशूड रिन्यूड और आफ्टर 13 ये चल जाएगा। ठीक है, 13 के बाद का भी चल जाएगा आपका ये सब जो सर्टिफिकेट है, लेकिन इसका बीसीए बीसीबी आपका 1 अप्रैल से बाद का ही होना चाहिए। अभी डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड की डेट अभी दी नहीं गई है, एग्जाम की डेट भी अभी आई नहीं है, तो उसमें काफी टाइम लगता है, हरियाणा सीटी काफी टाइम ले लेता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानने की चीज है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एग्जाम के लिए। तो क्योंकि ये आपका जो एच सीटी है ये किसके लिए होता है, आपका सी ग्रुप के लिए और डी ग्रुप के लिए होता है। तो डी ग्रुप की जितनी पोस्ट होती है आपकी, उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास, और जो आपकी सी ग्रुप की होती है उसके लिए कितनी होनी चाहिए 12th। ठीक है, तो 12th आपकी सी के लिए रहेंगी और आपकी मैट्रिक रहेगी किसके लिए, ग्रुप डी के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सिलेबस आपका अपेंडिक्स सी में मैं आपको बता दूंगा, पेज नंबर 29 पे, वैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें क्या क्या सिलेबस, ज्यादा उतना वो खास है नहीं कि भी बहुत लंबा चौड़ा हो, सिंपल इन्होंने 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है। क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने बताया कि क्राइटेरिया क्या रहने वाला हमारा, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12th पास होना चाहिए आपका, 12th तक का लेवल होता है इसमें। पैटर्न क्या रहने वाला है, तो टोटल कितने एमसीक्यू होंगे आपके 100 एमसीक्यू होंगे, टोटल मार्क्स 100 का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितनी रहने वाली है, 1 आवर 45 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट आपको आराम से मिलेंगे। अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए आपको, कि क्वालिफाई माने जाओगे आप सेकंड पे एग्जाम में बैठने के लिए, आप एलिजिबल कब होते हो, जो आपका पहले एग्जाम में कितना, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपका 50% स्कोर करना जरूरी है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो आपका 50 जो है स्कोर करना जरूरी है, 50 आपके मार्क्स आने ही चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, चाहे आप बीसी ए से आते हो, बीसी बी से आते हो, एससी एसटी, तो उसमें कितना आपका 40% रहेगा। ठीक है, यानी कि 100 में से 40 नंबर आपके आने जरूरी है, तब आप सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई होगे। हालांकि सेकंड पेपर जब कंडक्ट होगा फिर उसके बाद देखी जाती हैं चीजें, लिस्ट लगती है और सब सारी चीजें वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कैसा रहेगा, ओएमआर बेस्ड रहने वाला है, फिजिकल एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ओएमआर बेस्ड रहने वाला है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके बाद में दे दिए जाएंगे, एडमिट कार्ड पे चीज अवेल करा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद उसे चेंज नहीं किया जाएगा, कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है जी। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट आपकी नॉट लेस देन 18 ईयर, 18 साल से कम वर्ष की आपकी आयु होनी नहीं चाहिए, कब, क्लोजिंग डेट तक, और 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलती है अलग अलग आपकी कैटेगरीज में। ठीक है, वो आपका है द डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पीरियड ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द कंसर्न पोस्ट शेड बी क्लियरली मेंशन इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। वो सब चीजें जो रिलैक्सेशन वगैरह वो आपको अलग से प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि वो मैक्सिमम एज पे होती है, मिनिमम पे नहीं होती है। मिनिमम आपकी 18 साल की वर्ष की आयु होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 42 साल की होनी चाहिए, लेकिन 42 साल इतनी ज्यादा एज उन्होंने दे दी, उसमें क्या रिलैक्सेशन आप सीख करते हो। ठीक है जी, तो ये देख सकते हो आप, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू ओनली टू द डीएससी, ओएससी, बीसीए और बीसीबी। डीएससी ओएससी मतलब एससी का ही फर्दर डिवीजन है, शेड्यूल कास्ट जो होता है आपका, उसी का आगे इसको फर्दर इन्होंने वो किया। ठीक है, इन्होंने बीसीए बीसीए बी के बारे में बताया कौन कौन सी आप, ये तो हालांकि हर हरियाणा वालों को पता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बीसीए में या बीसीबी में। अगर स्टिल आपको नहीं पता है तो उसमें आगे चल के भी ये लिस्ट दी गई है कि ये जो कास्ट आपकी इस कैटेगरी में आती है और ये कास्ट आपकी इस कैटेगरी में आती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बताया इन्होंने, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन होता है। द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड और आफ्टर, ठीक है, या तो 1 अप्रैल को हो या वैसा ही बीसीए बीसीबी की तरह, या फिर 1 अप्रैल के बाद का इशू किया गया, नया बना होना चाहिए आपका। ठीक है जी, चलिए जी, यही इन्होंने डीएससी और ओएससी के बारे में बताया है। चलिए, इसके बाद आपकी आती है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, जो दिव्यांग लोगों को जो प्रावधान मिलता हो, किस किस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इन्होंने मेंशन किया है, किस किस को मिल सकती है। ब्लाइंडनेस या लो विजन वालों को, डीफ या हार्ड ऑफ हियरिंग, बहरे हैं या फिर सुनने में कम दिक्कत है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में, ठीक है, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, इन सबको इन्होंने इंक्लूड किया है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं हम सिर्फ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। उसके बाद एप्लीकेशन फी फॉर सीईटी, सीईटी के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। पहले तो इन्होंने बताया कि कहां कैसे कैसे आप दे सकते हो, ऑनलाइन बोर्ड के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने आगे बताया, एक टेबल बनी हुई है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कितना होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जनरल के लिए 1000 रखा गया है, बाकी कैटेगरीज के लिए किसी के लिए उसका 50%, किसी के लिए 25%। ठीक है, जिसका 50% रखा यानी कि उसे 500 रुपए देने पड़ेंगे, और उसका 25% रखा यानी कि उन्हें 250 रुपए देना पड़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, ये है देखो डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो मैं जनरल के लिए बता देता हूं आपको कौन कौन से चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप मैट्रिकुलेशन हो, आप 12th पास हो, ठीक है, मिनिमम आपका क्या है, या फिर आप मान सकते हो कि आपका आपने बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है, वो हम देखेंगे इसमें कि एक्स्ट्रा वालों को कुछ अलग से मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते। हालांकि पिछली बार इस चीज का भी था कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं है या आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको अलग से मार्क्स मिलते थे 5-5। ठीक है, आपकी हायर एजुकेशन है, जैसे 12th रिक्वायर्ड है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री है, आपके पास मास्टर्स डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन किया, तो उसके अलग से इनको मार्क्स दिए जाते थे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है इस बार ऐसा नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं। एक तो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम कितना है, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका खुद का एक फोटो होना चाहिए, रिसेंट होगा तो ज्यादा बेटर है। स्कैन सिग्नेचर, आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है। स्कैन कॉपी ऑफ परिवार पहचान पत्र, इफ एप्लीकेबल, भाई राशन कार्ड का अपडेटेड वर्जन है परिवार पहचान पत्र। एंड अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर 7, एनेक्सर 7 में हम देखते हैं बाकी क्या क्या चीज दी गई। तो ये आपके जनरल डॉक्यूमेंट है जो सबके पास मिल ही जाएंगे। अब बात आती है कैटेगरीज की, डीएससी ओएससी
बीसीए बीसीबी इनके लिए क्या, इनको क्या होगा, अपना सर्टिफिकेट इशू जो आपका 1 अप्रैल के बाद का वो भी अपना रिन्यू करा के रखना होगा, बीसीए कैटेगरी का और बीसीबी कैटेगरी का, चाहे आपका एससी कैटेगरी का हो। और यहीं आपका चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आता है तो वो भी आपका साथ में जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का जो रिन्यू किया गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम आप देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने क्या ऐड कर दिया, स्कैंड कॉपी ऑफ बीसीए, और यहाँ पे मिलेगा आपको स्कैंड कॉपी ऑफ बीसीबी जो आपका किसके बाद हो, इन्होंने इसमें डेट मेंशन किया, आप देख लेना। चलिए जी, उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन, इन सबको जो है अलग से डॉक्यूमेंट इन्होंने मेंशन किए हुए, ये आप देख लेना, पेज नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद हम देखते हैं क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। हाँ, ये इन्होंने बताया हुआ टाइप ऑफ मैल प्रैक्टिस, सिर्फ यही बताया कि आपको कितना एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट और इम्प्रिजनेटर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसा केस रहा हो जो आपने गिल्टी हो, कोई मिसकंडक्ट कर रहा हो आपका, ठीक है, उसमें कितनी कितनी आपको छूट है, ठीक है। डिबेयरमेंट 2 साल का, 3 साल का, अलग अलग जो है ये दिया हुआ है, ये तो बहुत कम ही लोग मिलेंगे, देख लेना ये भी आपको। चलिए जी, उसके बाद इन्होंने जो है कुछ फॉर्मेट शेयर किया यहाँ पे, किसका डॉक्यूमेंटेशन का कुछ फॉर्मेट है, ये आप लोग देख लेना। और यहाँ पे है, ये रहा आपका एग्जामिनेशन फीस को लेकर सीईटी के लिए। सीईटी के लिए आपकी फीस कितनी रहने वाली है, तो देखो जैसे उन्होंने बताया, मेल एप्लीकेंट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के मेल के लिए कितनी है 50% ऑफ स्टैंडर्ड रेट, उनके लिए जिनके पास आधार नंबर या फिर परिवार पहचान पत्र है, तो ऑब्वियसली सबके पास मिलेगा ये। तो मेल के लिए जनरल कैटेगरी में कितनी रहने वाली है 50% ऑफ स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड रेट कितना है, देखो स्टैंडर्ड रेट है आपका 1000 रुपए, तो 1000 का 50% यानी कि आपको 500 रुपए देने हैं, ठीक है जी। और जिनके पास नहीं है परिवार पहचान पत्र या फिर आधार नंबर, उनको क्या है आपका स्टैंडर्ड रेट ही देना पड़ेगा, जैसे जो अदर उससे आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं जो लोग, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड रेट 1000 रुपए देना पड़ेगा। नहीं नहीं सॉरी, ये आपका रेजिडेंस ऑफ हरियाणा वालों के लिए, नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये वाले रूल है इस तरफ, जिनके पास आधार नंबर है उन्हें 50% और जिनके पास आधार नंबर नहीं उन्हें स्टैंडर्ड रेट यानी कि 1000 रुपए। उसके बाद आते हैं जो एक्स सर्विसमैन के हैं 50% स्टैंडर्ड, 50% स्टैंडर्ड। फिर फीमेल, फीमेल कैटेगरी का जो है मेल से और भी कम कर दिया, मेल का 50% था, वहीं फीमेल का कितना रखा 25%, 25% यानी कि आपको 250 रुपए देने से 250 रुपए आपका एप्लीकेशन फीस रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद आपके जो एप्लीकेंट्स 6 नंबर पे देख सकते हो, एप्लीकेंट हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमी की, मतलब जितनी भी कैटेगरी होती है हरियाणा में जो रिजर्वेशन होती है, उनका कितना रहने वाला है 25% ऑफ स्टैंडर्ड रेट, यानी कि आपको 250 रुपए फीस सबमिट करनी है फॉर्म के लिए, ठीक है जी। ये थे आपकी फीस के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, ये मार्क्स के लिए इन्होंने बताया, मार्क्स का ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया था, कितना रहेगा आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके 50 मार्क्स आने जरूरी हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके 40% यानी कि 40 मार्क्स होने जरूरी है, ठीक है, क्वालिफाइंग के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट के लिए जाते हैं, नेक्स्ट एलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। चलिए जी, यहाँ पे क्या है, प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, क्या क्या रहने वाला है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सेविंग्स वगैरह ये सब कुछ। और इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या कुछ है, सिलेबस ही है अब तो शायद, ये आपको बता दिया गया है कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है। इनसे देखते हैं, ये शायद इससे पहले 2022 या 2023 में ये एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो है अब 2025 में हो रहा, होना 2024 में चाहिए था लेकिन डिले कर दिया गया है, वही पता है आपको, जो भी रीजंस थे इनके हरियाणा गवर्नमेंट के। पेज नंबर 29 पे शायद इसका सिलेबस है, हाँ पेज नंबर 29 पे है, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे मिलेगा आपका, ठीक है, ये रहा देखो, ये है आपका सिलेबस फॉर सीईटी। सीईटी के एग्जाम के लिए सिलेबस कितना रहना है, तो 2 कैटेगरीज में देखो, सबसे पहले नंबर 1 और फिर बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर 2। 1 में क्या दिया हुआ था, सिलेबस फॉर सीईटी शैल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे, देखो 75% वेटेज दी गई है किसको, जनरल अवेयरनेस को, मतलब करंट अफेयर्स के आपके जो क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग का, क्वालिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और क्वालिटेटिव एबिलिटी आप एक साथ ही रख सकते हो वैसे तो, इंग्लिश, हिंदी, एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट कंप्यूटर नॉलेज इन एडिशन, अगर आप सी के लिए अप्लाई करें तो आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। बी में आप देख सकते हो 25% वेटेज किसको दी गई है, हिस्ट्री को, करंट अफेयर को, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा, ठीक है जी। ये आपका रहने वाला है किसके लिए, बी के लिए, सॉरी सी, जो आपके ग्रुप सी और डी के लिए उन सबके लिए बताया उन्होंने, ए और बी में इसको मेंशन कर दिया, ए में आपका 75% वेटेज वाले और बी आपका जिनको 25% की वेटेज मिलेगी, ठीक है। अगर आप सी के लिए अप्लाई करें तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज होनी जरूरी है। इन्होंने बता दिया कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो 12th बेस रहने वाला है ग्रुप सी के लिए, और जो आपका मैट्रिक लेवल यानी कि 10th लेवल रहने वाला है किसके लिए, ग्रुप डी के लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन पेपर आपको दोनों तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में बता दिया इन्होंने।
बस बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या क्या डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट डेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं, एज रिलैक्सेशन और एज क्राइटेरिया अलग अलग कैटेगरीज का हम डिस्कस कर चुके हैं, फीस के बारे में आपको बता दिया है, सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, रही बात वैकेंसीज की कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी है, वो बाद में आपको अपडेट मिलता है, सबसे पहले आपका फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ये हरियाणा सीईटी का फर्स्ट पेपर है, क्वालिफाइंग के लिए है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप सेकंड जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए कितने एलिजिबल है। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद, ये क्वालिफाई करने के लिए बाद, मतलब आप जनरल कैटेगरी से आपको 50 नंबर आने जरूरी है, रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 40 नंबर आने जरूरी है, तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। उसके बाद आप सेकंड एग्जाम में बैठ सकते हो, वो डिपेंड करता है आप किस एरिया से आते हो, आपका जो बैकग्राउंड क्या, आपका डोमेन क्या है, उसका ही आपका एग्जाम पेपर होता है। ठीक है, उसमें परसेंटेज होते हैं, जैसे अगर आप फार्मेसी से हो तो शायद आपका 70% और 30% या 75 या 25, ये आपका रेशो रहता है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम 70-30 का रेशो लेते हैं तो 70% आपका फार्मेसी से रहने वाला है, 30% आपका जनरल जो भी रहता है, जीके वगैरह वो सब उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये थी आपकी अपडेट हरियाणा सीईटी एग्जाम को लेके। अगर आपको कुछ भी इसमें ऐसा लगा हो जो अनटच रह गया हो या हम आपको एक्सप्लेन ना कर पाए हो, आप जानना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम कमेंट में ही आपको जो है इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। तब भी पॉसिबल नहीं होता तो हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे आपकी डाउट के लिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें जो भी आपकी क्यूरी है। इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप अपने पास से प्रोवाइड कराना चाहते हैं, आपको लगता हो हमसे छूट गई है अदर कैंडिडेट के लिए जो वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें, तो हम उसे पिन कर देंगे कमेंट को। दूसरा, इसके अलावा आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों को पता चल पाए इस एग्जाम के बारे में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिर्फ आपको 15 दिन का टाइम दिया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा। ज्यादातर लोगों को पता चलेगा जब तक तो एग्जाम की डेट निकल जाएगी, सॉरी फॉर्म फिल करने की डेट निकल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने हर दोस्तों को, अपने ग्रुप में आपका जो भी सर्कल है सब में शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।